सबसे पहले आपको बता दें टीसीएस और एचसीएल टेक के बाद इंफोसिस ने भी तीसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। कैसे है कंपनी के नतीजे, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मेरे एसेट शेर खान के रिसर्च एनालिस्ट मानव मेदेवाला। मानव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी सर, इंफोसिस के नतीजे कैसे दिख रहे हैं आपको, कैसे लग रहे हैं ये आंकड़े? तो देखिए, इंफोसिस ने यूएस डॉलर में 5099 मिलियन का रेवेन्यू रिपोर्ट करा है, जो कि 0.5% अप है सीक्वेंशियली। ऑन अ कांस्टेंट करेंसी बेसिस द रेवेन्यू इज अप 0.6%, which is more or less in line with what we estimated. अगर आप EBIT देखेंगे तो कंपनी ने रिपोर्ट करा है 8355 करोड़, पर इसमें देखने वाली बात यह है कि कंपनी ने 1289 करोड़ लेबर कोड का दिया है। अगर वो हटा देते हैं तो EBIT आता है 9644 करोड़ का, विच इज इन लाइन विद व्हाट उस हिसाब से उसका मार्जिन आता है 21.2%, विच इज इन लाइन विद व्हाट मैनेजमेंट गाइडेड। मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया था 20 से 22% का। स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू के चलते कंपनी ने अपना गाइडेंस बढ़ाया है 2 से 3% से लेकर अब बढ़ा है 3 to 3.5%। नतीजे में एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इसका लार्ज डील TCV, जो कि आया है $4.8 बिलियन पे, विच इज 92% अप YOY एंड 55% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, विच इज अ स्ट्रॉन्ग डील विन। और यही डील विन अब आगे चल के कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ को डिराइव करेगी। बिल्कुल। और अगर हम बात करें टीसीएस एचसीएल टेक के बाद इंफोसिस के नतीजे की, तो 3 बड़ी आईटी कंपनियों के नतीजे आ चुके हैं। अगर आईटी सेक्टर की मैं बात करूं तो पिछले कई तिमाही से कमजोरी देखी जा रही है उसमें। आगे आईटी सेक्टर पे आपका क्या आउटलुक है? तो आगे आईटी सेक्टर पे मेरे हिसाब से देखिए 2 चीजें हो सकती हैं। एक ये रहेगा कि डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जैसे आज है वो आगे भी वैसी ही रहेगी, स्टेबल, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। या सेकेंड सिनेरियो जो है कि एक ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट देखने मिलेगा आने वाले टाइम में। सो जो चीजें खराब हो रही थी पिछले 1 या 1.5 साल से, उसके होने की संभावनाएं अब बिल्कुल कम है, अनटिल एंड अनलेस कोई मेजर इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी आ जाए। सो आगे मेरे को ये लगता है कि आगे आईटी सेक्टर के लिए बहुत अच्छा टाइम है एंड वैल्यूएशन कंफर्ट्स भी हैं। जी मानव जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। ईरान में 28 दिसंबर को तेहरान से शुरू हुआ प्रदर्शन अब तकरीबन पूरे देश में फैल गया है। विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा और आगजनी की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। इस बीच ब्रिटिश अखबार द सन ने बहुत बड़ा दावा किया है। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान हिंसा में मरने वालों की तादाद 12,000 तक पहुंच सकती है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अब तक 2,000 लोगों की मौत की बात ही सामने आई है। रिपोर्ट की माने तो ईरान में प्रदर्शनकारियों पर सैन्य हथियारों का इस्तेमाल हुआ, उनके साथ आतंकवादियों जैसा सुलूक किया जा रहा है। एक प्रदर्शनकारी इरफान सुल्तानी को फांसी की सजा सुनाई गई है। ईरान में लगातार बिगड़ते हालात के बीच सरकार ने भारतीयों को ईरान की यात्रा से बचने की सलाह दी है। MEA ने अपनी एडवाइजरी में कहा है कि अगले आदेश तक भारतीय ईरान की यात्रा न करें। यही नहीं, तेहरान फौरन छोड़ देने का भी सलाह दी गई है। उन्होंने कमर्शियल फ्लाइट या किसी भी ट्रांसपोर्ट के दूसरे साधन से ईरान से निकल जाने की सलाह दी गई है। इसके अलावा ईरान में मौजूद भारतीय नागरिकों को पूरी सावधानी बरतने की सलाह दी है। उन्होंने विरोध प्रदर्शन या रैलियों वाले क्षेत्रों में जाने से बचने के लिए कहा गया है। भारतीय दूतावास के संपर्क में बने रहे और स्थानीय मीडिया पर नजर रखने की भी सलाह दी गई है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी लोगों के लिए संदेश जारी किया है। ट्रंप ने ईरानी जनता से अपील की है कि वो आंदोलन जारी रखे और सरकारी इमारतों पर कब्जा कर ले। ट्रंप ने ईरानी जनता से कहा है कि आपके लिए मदद रास्ते में है। ट्रंप के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। To all Iranian patriots, keep protesting, take over your institutions if possible, and save the name of the killers and the abusers that are abusing you. You're being very badly abused. I say save their names because they'll pay a very big price. And I've canceled all meetings with the Iranian officials until the senseless killing of protesters stops.
And all I say to them is help is on its way. You saw that I put tariffs on anybody doing business with Iran. Just went into effect today. And I say, make Iran great again. You know, it was a great country until these monsters came in and took it over. और आवाज अड्डा में भी हम आज ईरान पर ही चर्चा कर रहे हैं। मिशन ईरान, जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर। बुलेटिन में अब बात करेंगे बाजार की। ईरान से आई बुरी खबर के बीच आज सेंसेक्स वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में उतार चढ़ाव दिखा है। कारोबार के अंत में सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। आज कमोडिटी से जुड़े शेयरों में खास एक्शन देखने को मिला है। बाजार में आज कैसे रहा कारोबार, बता रहे आशीष चतुर्वेदी। देखिए, सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी के दिन मार्केट में आपको उतार चढ़ाव देखने को मिला, लेकिन इस मार्केट में कुछ सिलेक्टेड स्पेसेस ऐसी थी जहां पर ज़बरदस्त एक्शन रहा। पूरी कमोडिटी स्पेस को अगर आप देखें, चाहे कच्चे तेल से रिलेटेड स्टॉक्स हों या मेटल से, इन सब में ज़बरदस्त तेज़ी आपको देखने को मिली। इसके अलावा क्योंकि PSU बैंक सिलेक्टेड कुछ के नतीजे बहुत बढ़िया आ रहे हैं, तो बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर भी आपको देखने को मिला। लेकिन शुरुआत करते हैं बैंकिंग स्टॉक्स के साथ। यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा चमक देखने को मिली है और ख़ासतौर पर देखें तो रिलेटिव स्ट्रेंथ PSU बैंक्स में कंपेरेटिवली बेटर है। आप देखिए, यूनियन बैंक है, इंडियन बैंक, PNB, कैनरा बैंक, यहाँ पर खरीदारी देखने को मिली। इंडसइंड बैंक, इसने भी आप देखें तो काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर दिन के दौरान दिखाया। इसके अलावा मेटल स्पेस में देखें तो ज़बरदस्त तेज़ी, और ये तेज़ी रुकने का नाम ही नहीं ले रही। आप देखिए कि कॉपर, चांदी दोनों रिकॉर्ड हाइस पर चल रहे हैं। इसका सीधा असर आता है वेदांता और हिंदुस्तान जिंक, बड़ी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली। हिंदुस्तान कॉपर है, नाल्को यहाँ पर भी बढ़त के साथ कारोबार रहा। लेकिन खास बात है कि जो फेरस स्पेस के स्टॉक्स हैं, यानी जो स्टील कंपनीज़ हैं, यहाँ पर भी आपको अच्छी तेज़ी नजर आई। क्रूड का इम्पैक्ट रहा ONGC और ऑयल इंडिया में, जहाँ पर बड़े गेंस के साथ कारोबार देखने को मिला। और साथ में IT स्टॉक्स ऐसे रहे जिन्होंने मार्केट को थोड़ा सा निराश किया है। अब चाहे आप कोफोर्ज को देखें, विप्रो, TCS, टेक महिंद्रा, सब में हल्की सी गिरावट नजर आई। वहीं सोने चांदी में रिकॉर्ड तेजी जारी है। MCX पर सोने का भाव 1,43,000 के पार चला गया है। वहीं चांदी भी 3 लाख के करीब जाती दिख रही है। क्यों है सोने चांदी में रिकॉर्ड तेजी, बता रही है मेरी सहयोगी मनीषा गुप्ता। जी हाँ, बाजार ने आज भी नए रिकॉर्ड हाईज यहाँ पर बनाए हैं। सोने की अगर बात की जाए तो हमने $46.25 प्रति आउंस के ऊपर यहाँ पर प्राइसेस जाते हुए देखे। भारतीय बाजारों में 1,43,000 का ऑल टाइम हाई बन चुका है। पिछले साल सोने में करीबन हमने 65% की बढ़त आते हुए देखी थी और इस साल में 5% की तेज़ी के साथ सोना कारोबार कर रहा है। चांदी की अगर बात करें तो इसने पिछले 12 महीने में आपको 200% के रिटर्न्स दिए हैं। लास्ट ईयर 150% था और इस साल करीबन 26% की तेज़ी हम ऑलरेडी यहाँ पर प्राइसेस में दर्ज कर चुके हैं। चांदी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $91 प्रति आउंस को ऊपर निकालती हुई नजर आई है और भारतीय बाजारों में 2,85,000 यानी कि 3.25 लाख के लेवल्स हमने यहाँ पर बनते हुए देखे हैं। वेल, सपोर्ट इस वजह से है कि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हैं, स्पेकुलेटिव बाइंग बहुत ज़्यादा है, बाजार में खरीदार हैं, बिकवाली करने के लिए सामने से कोई है नहीं। जिस तरह का US का डेटा आया है कमज़ोर, उससे लगता है कि आगे जाकर इस साल में भी रेट कटौती US की तरफ से देखने को मिलेगी। सिर्फ US नहीं, चाइना की तरफ से भी देखने को मिलेगी, तो उसका सपोर्ट है। डेफिसिट लगातार है, माइनिंग को लेकर चिंताएं हैं, इन्वेस्टमेंट डिमांड बहुत स्ट्रांग है, तो इस सब का फ़ायदा हमने सोने चांदी में आता हुआ देखा। कॉपर की बात करें तो यहाँ पर भी ऑल टाइम हाइज बने हैं, US में, UK में, शंघाई में और इंडियन मार्केट्स में। प्रोडक्शन को लेकर चिंताएं हैं, सामने डिमांड स्ट्रॉन्ग है, चाहे वो AI से है, EV से है, डेटा सेंटर से है, तो उसका फ़ायदा यहाँ पर कॉपर लगातार उठा रहा है। साथ ही साथ एल्यूमिनियम 3 साल के हाइज पर है, टिन 3 साल के हाइज पर है, जिंक 1 साल के हाइज के आसपास है, तो जहाँ पर भी आप मेटल्स में देखें अच्छी खासी बढ़त के संकेत। अब बात बजट की। बजट में सरकार इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे सकती है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए IT मंत्रालय ने स्कीम के लिए ज्यादा आवंटन की मांग की है। ज्यादा डिटेल्स के साथ हमारे साथ है असीम मनचंदा। असीम, बताइए आखिर IT मंत्रालय ने क्या मांग की है? सरकार देश में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना चाहती है। इसके लिए सरकार ने एक PLI स्कीम की शुरुआत की हुई है, जिसका आउटले करीबन 22,800 करोड़ रुपए के आसपास का है। जब सरकार ने ये स्कीम शुरू की थी तो सरकार को ये उम्मीद थी कि इसमें करीबन 60,000 करोड़ रुपए के आसपास का इन्वेस्टमेंट होगा, जो कि स्कीम को कवर करने के लिए काफी होगा। लेकिन जब सरकार ने ये स्कीम शुरू की तो इसको बहुत बेहतर रिस्पॉन्स मिला। कंपनियों ने इसके अंदर जम करके आवेदन किए तो करीबन 1,15,000 करोड़ रुपए के सरकार के निवेश के पास प्रपोजल
प्रपोजल आए हैं, सरकार ने इन प्रपोजल्स को मंजूरी देने की शुरुआत भी कर दी है। अभी तक जो 46 प्रपोजल है उनको मंजूरी मिल चुकी है और सरकार का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है सरकार ने कि साल 2030 तक जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का जो एक्सपोर्ट है वो करीबन $100 बिलियन का सरकार ने करने के लिए लक्ष्य रखा है। तो सरकार बाकी जो प्रपोजल्स है उसको भी मंजूरी दे सकती है, लेकिन जो बजट के लिए जिसके लिए जो आवंटित हुआ था वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका है। तो जो आईटी मंत्रालय वो चाहता है कि वित्त मंत्री इसका स्कीम का जो आउटले है उसको बढ़ा करके दोगुना कर दे। तो आने वाले दिनों में जब वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी तो उसके अंदर हम जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम है उसका बजट लगभग दोगुना होता हुआ देख सकते हैं। अभी ये 22,000 करोड़ रुपए के आसपास का स्कीम है, लेकिन इसको बढ़कर के 40,000 करोड़ रुपए के आसपास किया जा सकता है। शुक्रिया असीम इस पूरी जानकारी के लिए। तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के बाद ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग को भी बूस्ट मिल सकता है। जी हां, सूत्रों के मुताबिक बजट में नई ड्रोन स्कीम आने की संभावना है। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमारे साथ है संवाददाता रोहन सिंह। रोहन, ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग को कैसे बूस्ट मिल सकता है? जी, सरकार ड्रोन सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए एक बड़ी स्कीम लाने जा रही है, जिसको लेकर प्रस्ताव विमानन मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को भेज दिया है। और ये जो नई स्कीम होगी ये पूरे ड्रोन इकोसिस्टम को सपोर्ट करेगी। ये पिछली जो ड्रोन PLI स्कीम थी जो 2024 में एक्सपायर कर गई थी उसकी जगह लेगी, लेकिन ये जो नई स्कीम है ये पिछली स्कीम के मुकाबले कहीं ज़्यादा बड़ी होगी, स्कोप के मामले में भी और टोटल आउटले के मामले में भी। ये सपोर्ट करेगी न सिर्फ ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग को बल्कि ड्रोन कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग को, साथ ही ड्रोन एज अ सर्विस को, एंटी ड्रोन जो टेक्नोलॉजी है उसको भी ये सपोर्ट करेगी। साथ ही जो ड्रोन के जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर हैं इनको स्वदेशी बनाने पे जोर रहेगा, लोकलाइजेशन पे काफ़ी ज़्यादा इसमें फोकस रहने वाला है। और पिछली स्कीम से कैसे अलग होगी, तो पिछली स्कीम पे जहाँ फोकस सिर्फ ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग पे था, यहाँ पर फोकस होगा पूरे इकोसिस्टम पर। और जहाँ पिछली स्कीम में जो इंसेंटिव दिए जाते थे वो जो फाइनल सेल्स है उसके आधार पर दिए जाते थे, यहाँ जो इंसेंटिव दिए जाएंगे, यहाँ अगर कोई कंपनी जो एलिजिबल पाई जाती है अगर निवेश करने का फैसला भी करती है तो उसके एवज में भी जो इंसेंटिव है उसको देने का फैसला किया जाएगा। और पिछले कुछ समय में कई सारे दौर की जो मीटिंग है वो हो चुकी है, PMO के लेवल पे भी हो चुकी है, वित्त मंत्रालय के लेवल पे हो चुकी है और इस बात की संभावना है कि आगामी बजट में इस स्कीम की घोषणा की जाएगी। शुक्रिया रोहन इस पूरी जानकारी के लिए। इसी के साथ मर्सिडीज बेंज इंडिया ने EQS SUV का सेलिब्रेशन एडिशन लॉन्च कर दिया है। इसकी शुरुआती कीमत 1,34,00,000 है। कैसी है ये कार, पूरी डिटेल बता रहे हैं कुमार संजय। मर्सिडीज बेंज इंडिया अपनी 140वां जो वर्ष है उसको सेलिब्रेट कर रही है और इसी मौके पर कंपनी ने अपनी जो EQS है SUV उसका सेलिब्रेशन एडिशन उतारा है। ये गाड़ी आपके सामने सेलिब्रेशन एडिशन वाली है और कंपनी ने इसके 2 वेरिएंट उतारे हैं। पहला है 580, उसकी कीमत है 1,47,00,000 रुपया। दूसरा जो है 450 EQS 450, इसकी कीमत है 1,34,00,000 रुपया। अब सवाल उठता है कि इस सेलिब्रेशन एडिशन जो EQS है उसमें क्या बदला गया है। तो जो पहला बदलाव है कि इसमें AMG लाइन वाला जो आपका लोअर बम्पर है ये नया दिया गया है और जो लोगो है वो आपको AMG स्टाइल का दिया गया है। दूसरा बदलाव इसके व्हील में किया गया है। आप जो ये व्हील देख रहे हैं, जो ये व्हील का जो डिज़ाइन है सेम AMG स्टाइल वाला है और जो इसका साइज है 21 इंच है। तीसरा बदलाव इस सेलिब्रेशन एडिशन में किया गया है वो है रियर सीट में। पहले इसके रियर सीट में आपका वेंटिलेशन नहीं हुआ करता था, अब इसमें रियर सीट में आपको वेंटिलेशन सीट दिया गया है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपका वेंटिलेशन सीट है, आप देख सकते हैं इसमें दिया गया है और ये पहले नहीं हुआ करता था नॉर्मल EQS में, अब इस सेलिब्रेशन एडिशन में दिया गया है उसी प्राइस ब्रैकेट में। जितना प्राइस पहले था उसी प्राइस में दिया गया है। इसके साथ जो इसका पिछला हिस्सा है उसके लोअर बम्पर में भी आपको बदलाव किया गया है। सेम ये जो आप लोअर बम्पर हिस्सा देख रहे हैं इसमें भी बदलाव किया गया है। ये आपका AMG स्टाइल का लोअर बम्पर दिया गया जो पहले नहीं हुआ करता था। और मैं बताऊं कि मर्सिडीज के पोर्टफोलियो में सबसे ज़्यादा बिकने वाली ये इलेक्ट्रिक EQS है। जो इसका फ्रंट का जो इंटीरियर है बहुत ही खूबसूरत है और इसमें आपको 57 इंच का हाइपर स्क्रीन दिया गया है। आप देख सकते हैं बड़ा सा हाइपर स्क्रीन है और मिनिमम बटन मैक्सिमम फीचर्स दिया गया है, यानी हर चीज़ इसमें आप टच के सहारे कंट्रोल कर सकते हैं। और इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भारतीय सड़क को ध्यान में रख करके डिज़ाइन किया गया है। और एक चीज़ और बताऊं कि
कंपनी का कहना है कि आने वाले दिनों में और कई दूसरी गाड़ियां भी वो इलेक्ट्रिक वर्जन में लेकर आएंगे। साथ ही मर्सिडीज ने अपनी लग्जरी GLS मेबैक का मेड इन इंडिया वर्जन भी लॉन्च कर दिया है और इसकी कीमत है 2,75,00,000 रुपए। कैसी है ये कार, बता रहे कुमार संजय। सेलिब्रेशन एडिशन में कंपनी ने दूसरी गाड़ी जो लॉन्च की है वो है GLS का मेबैक और उसकी जो कीमत है 4,10,00,000 रुपया। लेकिन ये जो गाड़ी देख रहे हैं वो नहीं है, ये है मेड इन इंडिया GLS मेबैक और इससे US के बाद दूसरी भारत ऐसी कंट्री है जहां पर इसका प्रोडक्शन हो रहा। अभी तक सिर्फ अमेरिका में ही इसका प्रोडक्शन होता है, अब इंडिया में भी इसका प्रोडक्शन होगा और इसकी जो मेड इन इंडिया जो GLS मेबैक की जो कीमत है 2,75,00,000 रुपया, जबकि पहले 3 करोड़ से ज़्यादा था, यानी प्राइस काफ़ी कम हो गया है। और इसकी जो खासियत है कि ये आइस इंजन वाली गाड़ी है और इसमें 4 लीटर का V8 इंजन है और जो इसका पावर आउटपुट है 410 किलोवाट और ये गाड़ी 9 स्पीड ऑटोमेटिक गियर के सहारे काम करता है। और मैं बता दूं कि ये पूरी तरह से लोडेड एक्सपीरियंस वाली गाड़ी है। इसमें बैठने के बाद आप स्पीड नहीं बल्कि आप लग्जरी का फील करेंगे। और ये जो आप व्हील्स देख रहे हैं ये आपका मेबैक का व्हील्स है और जो इसका साइज है 23 इंच, जबकि जो सेलिब्रेशन एडिशन है जो इसकी प्राइस है 4,10,00,000 रुपया, उसमें आपको फोर्ज मेबैक का जो व्हील्स लगा होता है और उस सेलिब्रेशन एडिशन में जितने भी इंटीरियर हैं उसमें आपको नापा लेदर लगाया गया और जितने भी गुडीज़ हैं वो मैन फोटो जो गुडीज़ हैं वो उसमें दिए गए। पूरी तरह से लग्जरी, उसमें फ्रिज भी है, मसाज सीट भी है, दोनों यानी जो चारों सीट है वो वेंटिलेशन जो सीट मिलता है। और मैं बता दूं ये जो मेड इन इंडिया है इसमें आपको मसाज सीट मिलते हैं और इसमें 4 सीट और 5 सीट दोनों का ऑप्शन दिया गया है और पूरी तरह से SUV है, मेड इन इंडिया SUV है और कंपनी इसकी बुकिंग लेनी शुरू कर दी है और जल्द ही इसकी डिलीवरी करेगी। लेकिन जो सेलिब्रेशन वाला जो गाड़ी है GLS मेबैक उसकी डिलीवरी थोड़ी सी टाइम लगेगा। कंपनी का कहना है कि वो मार्च अप्रैल के बाद कंपनी उसकी डिलीवरी शुरू करेगी। अब एक नजर आज के कंज्यूमर अड्डा टॉपिक पर। सरकार के कहने पर क्विक कॉमर्स कंपनियों ने 10 मिनट में डिलीवरी के दावा करना बंद कर दिया है, लेकिन क्या इससे डिलीवरी पार्टनर्स की समस्या सुलझ जाएंगी? इसी पर होगी एक चर्चा आज कंज्यूमर अड्डा में शाम 5:57 पर। तो आज पूरे देश में मकर संक्रांति की धूम है। मकर संक्रांति के पर्व पर हजारों श्रद्धालु नदियों में आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। प्रयागराज, हरिद्वार, गंगा सागर से लेकर अयोध्या तक भक्तों का तांता लगा हुआ है। मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदियों में स्नान और तिलगुड़ के साथ खिचड़ी के दान का विशेष महत्व माना गया है। इधर प्रयागराज में भी माघ मेला लगा हुआ है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ पवित्र संगम में डुबकी लगाने के लिए पहुंची है। हालांकि देश के ज्यादातर हिस्सों में मकर संक्रांति कल मनाई जाएगी, लेकिन कई हिस्सों में आज ही लोग उत्साह से संक्रांति का पर्व मना रहे हैं। आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।